डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज मैं पार्टनरशिप फर्म की इस वीडियो में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझने में आसानी रहेगी। ये इसकी दूसरी वीडियो है पार्टनरशिप फर्म की, तो इसमें मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट कराता हूँ अब आपको, और मैं आपको इसमें फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक होता है कुछ ऐसे चार्ज जो अगेंस्ट होते हैं प्रॉफिट, कुछ ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट के अगेंस्ट होते हैं, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जिसको ये बात क्लियर हो गई तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी भी गलती नहीं करेगा। अब इसका मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट करना पड़ेगा। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट से निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला है, सॉरी। फिर इस प्रॉफिट को हमें बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं अगर आपको क्लियर करूं तो जैसे जो ये आपका 30,000 का प्रॉफिट है वो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अब ये जो 30,000 पे आया है वो इन चार्ज की वजह से आया है। मान लो मेरा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने सारे खर्चे माइनस किए हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये सारे खर्चे हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले के ये सारे खर्चे हैं, और ये सारे खर्चे जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये वो खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले के होते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्यों समझा रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। देखो, कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे मान लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। मान लो मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस से मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया, यही जो अभी हमने निकाल रखा है, ये प्रॉफिट निकल कर आया 30,000। इसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 30,000 मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने ये बताया था कि भाई इस 30,000 का हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एप्रोप्रिएशन करना होता है। अब इस 30,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो हम उसको सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या दोनों में किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज़ पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, कि डीड में जो जो बातें लिखी है उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारा एग्रीमेंट बनाता कि जो भी प्रॉफिट, हमारा ये एग्रीमेंट बनाता कि भाई पार्टनर्स जो है ना, मान लो 2 पार्टनर हैं, वो 2 पार्टनर्स हैं, उनको जो हैं मान लो उनको मिलेगी सैलरी 20,000 कितनी मिलेगी, 20,000, ठीक है। अब ये जो सैलरी है ये किसकी सैलरी है, ये पार्टनर की सैलरी है, ठीक है। अब ये पार्टनर की सैलरी कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई, इसी प्रॉफिट से तो करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखते क्या है हम, टू सैलरी टू कमीशन, इस तरीके से चलता है हमारा कि यही प्रॉफिट सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ कमीशन में हो जाएगा। अब हमारा में एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को हम सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000। बट एक बात नोटिस करो, यहाँ प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है आपका 30,000, लेकिन इस 30,000 को आप 40,000 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दोगे। 30,000 आपका प्रॉफिट हुआ है और आप सैलरी 40,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, नहीं कर पाओगे ना। और आप खुद से देखो ना कि पार्टनर्स वो होते हैं जो फर्म के एक तरीके से ओनर हैं। जब फर्म के ओनर्स को ही प्रॉफिट 30,000 हुआ है तो वो सैलरी 40 में कैसे बांट लेंगे, तो ये एक तरीके से रुक जाएंगे ना, कि फिर क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, ये 30,000 को ही फिर हमें क्या करना होगा, 15,000 में बांटना होगा, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय जो प्रॉफिट होता है वो हमारे इन चार्ज से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब जितना हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है,
उस प्रॉफिट से ज़्यादा हमारे अप्रोप्रिएशन नहीं होते, मतलब उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मेरा इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मतलब अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। तो यहाँ पे बस इतना समझना कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। तो जो हमारा प्रॉफिट है 30,000, इसका जो मैं एप्रोप्रिएशन करूँगा वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है ना, वो एक्सीड नहीं करेगा किससे, इन खर्चों से। ठीक है, वो एक्सीड नहीं करेगा इन खर्चों से, एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे खर्चे मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के जो भी खर्चे होते हैं यहाँ पे जो आते हैं सारे, ये अगर खर्चे इससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस केस में हम इन खर्चों को फिर डिस्ट्रीब्यूट उसमें नहीं करेंगे, हम फिर क्या करेंगे, इसी को इक्वल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को ये पता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात हमें ये बताओ कि अगर मान लो सैलरी की बात करूँ मैं, किसकी सैलरी, बाहर वालों की, मतलब वर्कर्स की। ठीक है, अब मान लो कोई वर्कर्स है, उसकी सैलरी की बात करूँ तो भाई उसकी सैलरी मान लो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, क्या हम उसकी सैलरी पे नहीं करेंगे, करेंगे ना सैलरी। अब मान लो उसकी सैलरी हमारी कितनी हो गई, 40,000 पे करनी थी, तो इसका मतलब उनको ये मतलब नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट होगा तभी सैलरी दोगे, वो तो आपके यहाँ काम करते हैं ना, तो आप उनको रोक नहीं सकते सैलरी देने के लिए, आपको उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी, और ये सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इससे आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट तो छोड़ो, 30,000 का प्रॉफिट में से आपको 10,000 40,000 अगर माइनस करोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट 30,000 था, उसमें से 40,000 की सैलरी आपको पे करनी थी, तो कितने का आपका लॉस हो गया, 10,000 का। तो इसका मतलब ये जो लॉस होगा आपका, है ना, ये लॉस फिर आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो खर्चे होते हैं ना, जो आपके खर्चे जो आपके उस पर क्या कहते हैं, प्रॉफिट या लॉस पर डिपेंड नहीं करते, वो देने ही देने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे खर्चे को हम कहते हैं प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज, सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उन्हें क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो आपका प्रॉफिट निकला है ना, ठीक है, इस प्रॉफिट में जो भी आपने खर्चे माइनस करे हैं, ये सारे खर्चे अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, ये कौन से खर्चे होते हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और इन खर्चों को हमें किसी भी तरीके से क्या है, माइनस करना ही करना होता है। ये माइनस करके ही तो आया आपका प्रॉफिट। अच्छा, अब आपको पेपर में क्या दे सकता है, एग्ज़ाम में ऐसे बोलेगा कि भाई आपका नेट प्रॉफिट मान लो 30,000 है, ठीक है, और एक व्यक्ति की ना सैलरी 10,000 थी। ये कौन सा व्यक्ति है, ये व्यक्ति है कंपनी का वर्कर, ये पार्टनर नहीं है। ठीक है, अब ये वर्कर है तो उसकी सैलरी कितनी है, 10,000 है पूरे ईयर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपने प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। तो आप बोलोगे सर हमारा प्रॉफिट तो 30,000 निकल कर आया था। तो अब इस 10,000 की सैलरी को आप यहाँ तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये जो सैलरी है, ये सैलरी है आपकी अगेंस्ट चार्ज, और ये खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो ये खर्चा आपने लेना भूल गए थे, तो इसलिए पहले क्या करोगे, अपने प्रॉफिट को ठीक करोगे। प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करोगे, इस 10,000 के खर्चों को आप इसमें से माइनस कर दोगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा आपका 20,000, उसको यहाँ ला के फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, फिर उस 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस में, जिसमें आपसे बोला गया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर पार्टनर की सैलरी कोई वर्क आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है आपको, तो पार्टनर की सैलरी कभी अगेंस्ट चार्ज नहीं होती, वो अप्रोप्रिएट होती है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट निकल कर आया ये 30,000 रुपये, वो 30,000 के बाद इसी को तो हमें क्या करना था, अप्रोप्रिएट करना होता है। ये बनाते हैं पार्टनर्स अपने लिए। ठीक है, तो जो पार्टनर्स अपने लिए बनाते हैं, वो पार्टनर की जो सैलरी होगी वो इधर आएगी, और जो आउटसाइडर की जो सैलरी होगी, जो भी उनको आप पेमेंट कर रहे हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको ये यहाँ मैंने सैलरी दे दी 10,000 रुपये, ठीक है, ठीक है, अब मान लो ये जो सैलरी 10,000 रुपये हैं,
आपने लिख दी, और एक 10,000 की सैलरी और एक व्यक्ति को देनी थी, वो भी वर्कर था, पर वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना भूल गए थे। ठीक है, अब वो भूल गए थे तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। अगर यहाँ पे 10,000 और डाल देते ना तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता, 10,000 की जगह वो 30,000 की जगह 20,000 हो जाता, क्योंकि 30,000 में से अब आपको 10,000 और पे करना होता जब जाके आपका 20,000 होता। फाइन। तो कोई भी ऐसे खर्चे जो अगेंस्ट चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पहले होते हैं, और इन खर्चों को हमेशा हम क्या है अपने प्रॉफिट्स मतलब अपने प्रॉफिट से घटा के निकालते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट होता है उनमें से खर्चे माइनस करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मान लो जो भी था उसमें से मैंने खर्चे माइनस करे तो नेट प्रॉफिट 30,000 आ गया। अब एक वर्कर की सैलरी लेना भूल गए थे हम 10,000, तो उसको भी हम पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट में दिखा के पहले 30,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना कितना माइनस कर देंगे, 10,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं से माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो सैलरी ऑफ जो भी है वर्कर्स की, ठीक करके फिर कितना आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न इस चीज़ से मत होना आप कन्फ्यूज़ कि आप कि अगेंस्ट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है। थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको अच्छे से। मान लो हमारा प्रॉफिट है 30,000 का, दोबारा समझाता हूँ, 30,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब इस 30,000 के प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा था कि एग्रीमेंट में कि पार्टनर्स जो है ना 40,000 के रूप में सैलरी लेंगे इक्वल। ठीक है, तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में तो 30,000 ही आएगा आपका। ठीक है, अब ये जो 40,000 है किसकी सैलरी है, ये पार्टनर्स की सैलरी है। तो पार्टनर्स की सैलरी क्या होती है, प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और हमारा प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। तो बताओ मैं 40,000 को डालूंगा या 30,000 को, तो आप बोलोगे नहीं सर 40,000 को कैसे बांट दोगे, प्रॉफिट तो आपका 30,000 है, और प्रॉफिट में से पार्टनर्स अपने आप में हिस्सा बांटते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इसको 30,000 को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैलरी में। तो ए की सैलरी, बी की सैलरी कितनी, 15,000 और 15,000, तो ये हो गया हमारा 30,000, ख़त्म। अच्छा, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमारा प्रॉफिट यही दोबारा से कितना है, 30,000, और यहाँ लिखा हुआ है कि सैलरी है किसकी, 40,000 देनी है हमें, किसको, एक वर्कर है ए, ये वर्कर है, ये हमारा कोई पार्टनर नहीं है। तो भैया वर्कर आपका पार्टनर नहीं है, आपको प्रॉफिट हुआ है, आप जाके वर्कर को ये तो ना रोना धोना कर दोगे कि भैया हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। वर्कर तो आपका परमानेंट वर्कर होता है, उसको तो देना ही पड़ता है। किसी कंपनी में जॉब करते हुए चाहे वो लॉस में जाए किस में भी जाए, हमारे को तो देगा ही देगा पैसा। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, जब आप अकाउंट तैयार करोगे तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, आपको पता है मेरा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। ठीक है, अब क्योंकि ये अगेंस्ट चार्ज है, ठीक है, तो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है वो। अब क्या करना पड़ेगा, इस 40,000 का, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका प्रॉफिट है 30,000 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आया था, बट हम एक वर्कर की सैलरी लेना भूल गए थे। अगर हम 40,000 पे लेते तो हमारा कितना प्रॉफिट होता, तो आप बोलते सर 30,000 में से 40,000 के और खर्चे माइनस करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा, सर हमें तो लॉस होगा। ऑब्वियस सी बात है, कितना लॉस होगा, तो आप लिखोगे सर 30,000 में से अगर मैं माइनस करूँगा 40,000 के मतलब 1000 होता है, तो माइनस का 10,000 के, ये आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे लॉस दिखा दोगे आप, लॉस कितना हो गया आपका 10,000। तो बेचारे जो पार्टनर्स हैं अब उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, उनको लॉस हो गया। अब लॉस कोई सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता, अब लॉस इन्हें बियर करना पड़ेगा। अब वो लॉस यहाँ पे बियर करेंगे वो इस साइड में बाय ए और बी। ठीक है, अगर इक्वल बांटना है तो एक जो जैसा उनमें एग्रीमेंट है कि भाई लॉस जो भी होगा इक्वल बटेगा क्या, तो मैंने मान लिया मान लो इक्वल बांटना था, तो अब बेचारों को इक्वल लॉस बांटना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए कि कोई भी चार्जेस जो आपके लगते हैं अगेंस्ट हैं वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करते, कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड नहीं करते।
कंपनी को हो प्रॉफिट या ना हो, उनको देना ही पड़ेगा, उनको पे ही करना पड़ेगा, चाहे डेप्रिसिएशन की बात करो चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, ठीक है। तो उन चार्जेस को पहले अपने प्रॉफिट से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा फिर उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, इसी तरीके का क्वेश्चन है एक। मान लो मेरा नेट प्रॉफिट है, वही नेट प्रॉफिट हम 30,000 ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट हमारा 30,000 है। अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट 30,000 है हमारा, ठीक है, इस 30,000 का करना क्या है, मान लो अब लिखा कि डेप्रीशिएशन 5,000 का दिया हुआ है हमें, तो यानी कि हमने 5,000 का डेप्रीशिएशन लेना भूल गए थे, और डेप्रीशिएशन या हमने 5,000 का डेप्रीशिएशन और लेना, तो डेप्रीशिएशन अगेंस्ट चार्ज है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पहले बनता है। तो इस डेप्रीशिएशन को पहले इस प्रॉफिट से माइनस कर देना, तो कितना आएगा आपका 25,000। तो मैं यहीं से माइनस कर देता हूँ डेप, ठीक है, यहाँ मत दिखाना डेप, प्रॉफिट्स को डायरेक्ट वहीं से माइनस करके दिखा देना। तो कितना हो गया 5,000, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25,000। ये एक लाइन खींच देना, ठीक है, ये रेट हो गया। अब ये 25,000 है, ठीक है। अब एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई पार्टनर्स ए और बी को सैलरी दी जाएगी 2,000, तो दोनों ने पार्टनर ने सैलरी ले ली 2,000, ठीक है। अब क्या है कि हम पे प्रॉफिट तो चलो ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के साथ साथ हमारे में जो एग्रीमेंट था कि हम 2,000 सैलरी लेंगे वो भी हम बांट सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से जो है प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था कि प्रॉफिट को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमने बस बात की थी कि प्रॉफिट को सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमने बांट दिया सैलरी में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है ये, है ना। अगर आपको पता है कि अगर इससे ज़्यादा ये अप्रोप्रिएशन हो जाता तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट ये कम है। कितना कम है, अब देखो 2,000 हो गया, तो ये हो गया टोटल, मैंने 4,000 डाल दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी हम इसके क्वेश्चंस को तरीके से करेंगे, बुक के क्वेश्चन करेंगे। अब बैलेंस बच गया, अब वो जो बैलेंस बचेगा वो आपका क्या बच गया, 25 में से 4 गया 21 बच गया। अब इनके बीच में ये एग्रीमेंट था कि जो भी बैलेंस बच जाएगा उसको हम या तो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मान लो मैंने बोला कि इक्वल बांटना है, तो हम इक्वल बांट देंगे। तो 4,000 को 25,000 से घटाओ तो कितना बचा आपका 21,000। अब 21,000 का आधा कितना हो गया 10,500 और 10,500, तो ये हो गया आपका 21,000, ठीक है। इनको पैसा ही तो बांटना है और क्या करना है। तो इन्हें 25,000 इनके पास प्रॉफिट था, और इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ अगर अगेंस्ट है ना, वो सीधा पहले प्रॉफिट में से माइनस करना है उन चार्जेस को, फिर माइनस करने के बाद जो बचेगा फिर इसको आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। और वो देने ही देने होते हैं, वो खर्चे आपको देने ही पड़ेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ इसका। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है, और जैसे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा, ठीक है, वो माइनस कर देंगे। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर, ठीक है, फर्म को लोन देता है, उस लोन पे क्या उसको आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर्स जब लोन देता है ना, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को देना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि वो पार्टनरशिप के उसमें नहीं आता कि वो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ये नहीं है कि भैया हमारा प्रॉफिट 15,000 है और आपका इंटरेस्ट लोन 16,000 है तो हम नहीं देंगे, वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट लोन भी ना आपका अगेंस्ट चार्ज होता है, चाहे वो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे किसी बाहर वाले ने आपको दिया हो। इसलिए ये जो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया ये पार्टनर्स का है, और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो नेट प्रॉफिट से पहले घटा दो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसके बाद जो बटेगा उसको बांट देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो इधर भी डाल सकते हो। इधर डालोगे तो वापस माइनस करके वो तब भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि चाहे यहाँ से घटा लो या डेबिट साइड में डाल दो। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर वाले व्यक्ति का लोन है ना, आउटसाइडर वाले का लोन है, किसी आउटसाइडर वाले ने लोन लिया है, उसको फिर आप यहीं से घटा देना डायरेक्ट, या आप वर्किंग नोट से पहले से घटा के फिर जो बचेगा उसको प्रॉफिट को यहाँ डाल देना, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया था। फिर
जो प्रॉफिट बच गया इसको उससे घटाया, मान लो ये घटा के जो भी आपका एक्चुअल आ गया, इस प्रॉफिट को अब हमें क्या करना है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ सैलरी में बांट देंगे, कुछ कमीशन में बांट देंगे, कुछ रिजर्व में डाल देंगे पैसा, और जो बच जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा वो बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कोई पार्टनर है, ठीक है, बिजनेस से थोड़ी कैपिटल निकालना चाहते हैं, तो बाकी पार्टनर बोलेंगे भाई कैपिटल क्यों निकालना चाह रहे हो, कैपिटल निकालोगे तो हमारे बिजनेस में से पैसा कम हो जाएगा, तो हम उसकी कैपिटल को रोकना चाहते हैं कि वो पैसा विड्रॉ ना करें। अगर वो पार्टनर्स कैपिटल निकालेगा तो हम सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, उस पर थोड़ा चार्ज लगा देंगे, और उस चार्ज के बदले में जो पैसा देगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और जब हम चार्ज लगाएंगे, ठीक है, तो वो चार्ज लगाने से पार्टनरशिप में क्या आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि वो पार्टनर किसको पैसा दे रहा है, फर्म को दे रहा है, ठीक है। और फर्म को पैसा देगा तो उससे क्या होगा, हमारी पार्टनरशिप में पैसा इंक्रीज़ होगा, और पैसा इंक्रीज़ होगा इससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में डाल देते हैं, ठीक है। फाइन, मान लो हमारा प्रॉफिट 30,000 है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 2,000 ए दे रहा है और 2,000 बी दे रहा है, तो कितना हो गया अब हमारा, ये हो गया टोटल 4,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा 34,000 बटेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन से सीधा समझेंगे, मुझे लगता है कि क्वेश्चन कराने से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। थैंक यू सो मच।